दोस्तों वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसे प्रॉमिस किया था, सारे यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो अभी पेपर हुआ है 16 ऑफ जून को, जीएस पेपर 1 के सारे आंसर मैं डिस्कस करने वाला हूं। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे हम कि जो कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे वो कितने थे। ठीक है, तो ये सारे हम चीज़ें देखेंगे। जल्दी से हम शुरू करते हैं बिना टाइम कोई वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इज ऑल अबाउट फर्टिलिटी रेट। यहाँ देखिए, total fertility rate in an economy is defined at, so when we are talking about fertility rate, वैसे इतना पता होना चाहिए, ये वाला देखो बड़ा बेसिक सा है, ये पता होना चाहिए। और फर्टिलिटी रेट की जब मैं बात करूंगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड बियरिंग, सो इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड बियरिंग। तो चाइल्ड बियरिंग एज यहाँ पे आंसर शुड बी डी, वैसे ये पता भी होना चाहिए। तो पहले का आंसर डी। अच्छा, इसमें जो भी आंसर्स हैं वो हाईलाइटेड है रेड में, जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं ना, जैसे ये वाला है, ये वाला यहाँ पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पे टिक लगे हुए हैं, वो राइट आंसर है। वो काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके टैली किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा। और ये मैं मानता हूँ ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। सो एनबीएफसीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस से आप नहीं कर पाएंगे, तो पहला स्टेटमेंट आपका सीधा सीधा गलत है। ठीक है, और बाकी आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मैं मॉडरेट क्वेश्चन कैटेगरी में लेता हूँ इसको। इसमें वैसे आंसर 2 और 3 ठीक है, सो आंसर वुड बी 2 और 3। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है कि इंडिया में इनमें से कौन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकता है। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड, आई एम टॉकिंग अबाउट बाइंग एंड सेलिंग बोथ। करेक्ट, तो बाई सेल बोथ करने की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे थोड़ा सा अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता है, इस तरह के फंड्स के बारे में पता है, ठीक है, तो मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगेन आपको सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज इसके लिए जरूरी है। तो इसका आंसर है डी, 1, 2 और 3। करेक्ट। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में है कंसीडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल्स एंड करेंसी स्वैप। इनमें से मुझे बताना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। अब देखिए, सीधे सीधे अगर मैं देखूं तो मोटर व्हीकल्स की मैं बात करूं, दे कैन नॉट बी द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियस रॉन्ग है मोटर व्हीकल, तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा। देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, एलिमिनेशन इस बार काफी काम किया है, तो यहाँ पे एलिमिनेट कर दूंगा मैं। सेकंड अगर स्टेटमेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसको एलिमिनेट करता हूँ, तो बी मेरा गलत हो गया, सी गलत हो गया। नाउ आई कैन टेक रिस्क, यानी फर्स्ट तो राइट है ही, सेकंड में मैं रिस्क ले सकता हूँ कि मेरा 3 सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 50% प्रोबेबिलिटी है सही होने की। ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू टेक रिस्क। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में कहा गया है और वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती हैं उसके बारे में बताया गया है। देखिए, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इसमें बताया गया है सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर देखो, वो सबको बताएगा सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक है। दैट आई एम मैन्युफैक्चरिंग समथिंग, प्रोसेसिंग एंड मेकिंग समथिंग न्यू, यानी इनपुट डाला, प्रोसेस किया मैंने, और उसके बाद मैंने आउटपुट निकाल लिया, यानी कि मैंने कुछ वैल्यू ऐड की, मैंने कुछ मैन्युफैक्चर, मैंने नया बनाया। ठीक है, तो जो मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर सिंपली उसको स्टोरेज कर रहा हूँ, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है। डेयरी फॉर्म यानी प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं मेरे विच इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शंस एंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें वही एक्सट्रैक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, प्राइमरी, बिल्कुल ठीक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शरी, टर्शरी में कौन सा आता है मेरा? टर्शरी में आता है मेरा सर्विसेज सेक्टर। करेक्ट। अब तो ये बिल्कुल गलत हो गया मेरा। और वीविंग क्लॉथ, क्लॉथ में क्या कर रहा हूँ मैं? सिंपल फाइबर से लेके उसको मैं वैल्यू ऐड करके क्लॉथ्स बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कुछ नया प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, तो दिस इज इन सेकेंडरी सेक्टर। तो अब मेरा पहला और तीसरा गलत है, सेकेंड एंड फोर्थ इज राइट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओनली 2। ठीक है, फिफ्थ वाला ये है। यहाँ पे अब सिक्स्थ वाले में देखो, यहाँ पे देखो कीवर्ड पे फोकस करना है। ये 4 तरह के मटेरियल दिए हुए हैं, उसमें पूछा है आपसे विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यहाँ पे कीवर्ड क्या है? कैन बी। तो फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी आ सकती है, हो सकता है, मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करी है, तो कैन बी वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, जनरल स्टेटमेंट होते हैं, वो जनरली ट्रू होते हैं। और कांट बी, डोंट, नॉट पॉसिबल वाले जनरल स्टेटमेंट होते हैं, वो जनरली गलत होते हैं। ठीक है, तो कैन बी में ये अगर मैं इसको कॉमन सेंसिकली जाऊं तो यहाँ से सब जो मटेरियल है इनसे प्रोड्यूस करना एविएशन फ्यूल पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं मोस्ट लाइकली आंसर वुड बी सी, उसका करेक्ट आंसर भी सी ही है। ठीक है,
क्वेश्चन 7 में पता है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 में देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है विच अ बिजनेस यूज टू मीट इट्स डेली एक्सपेंस, यानी डेली एक्सपेंस होता है इनमें से, एंड इज कंसिडर्ड टू द मोस्ट लिक्विड कैपिटल, ठीक है, डेली यूज में काम आती है ये। और फिक्स कैपिटल कौन सी होती है? ये वाली फिक्स कैपिटल कौन सी है? इट इज अ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट, यानी कि एक तरह से लॉन्ग वन टाइम और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब हमने पता कर लिया है कि फिक्स क्या है, वर्किंग क्या है, ये सब हमें पता है। तो फार्मर्स फ्लो, यानी कि जो हल होता है फार्मर का, वो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि हर बार उसको प्रोड्यूस करना होता है तो उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है क्या? नहीं, एक बार मैंने ले लिया, सो अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो वो काम करता है फ्लो, ये फिक्स्ड कैपिटल है। सिमिलरली कंप्यूटर भी फिक्स्ड कैपिटल है, इसको बार बार नहीं खरीदना पड़ता प्रोड्यूस करने के लिए। यार्न जो धागा होता है, अगर मुझे स्वेटर बुनना है या फिर कोई कपड़े बनाने हैं, ठीक है, वुलन क्लोथ्स बनाने हैं, तो यार्न जितना ज़्यादा मैं वुलन क्लोथ्स बनाऊंगा उतना ज़्यादा यार्न मैं यूज करूंगा, तो ये क्या है? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सिमिलरली पेट्रोल इज वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे कौन कौन सा गलत हो गया? यार्न आपका फिक्स कैपिटल नहीं हो सकता, और फार्मर का जो प्लो है वो आपका वर्किंग कैपिटल नहीं हो सकता, तो दो गलत है, इसलिए यहाँ पे आंसर आपका है ओनली 2। यहाँ पे कंप्यूटर वाला ठीक है और पेट्रोल वाला बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बहुत न्यूज में था, यानी कि सिंपल इसमें पूछा है कि ये, इसको मैं इजी में क्लासीफाई करूंगा, ठीक है। आप थोड़ा सा भी न्यूज फॉलो कर रहे हैं तो आप कर लेंगे। हर बार यूपीएससी कुछ ना कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर पूछेगा, ठीक है, कभी वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी पे भी पूछ रखे हैं, अभी इस पे पूछा है जिसका आंसर क्या है? मेटावर्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि 3D डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं जो आपस में इंटर ऑपरेबल होते हैं, जहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी राइट भी वर्चुअल आइटम्स पे हम एक्सर्ट कर सकते हैं। देखो बड़े बड़े बिजनेसेस अपना वर्चुअल स्पेस खरीद रहे थे मेटावर्स में, ये बहुत न्यूज में था, ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। सो आंसर इज 8th का सी, मेटावर्स। नाउ कम टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या है, देयर इज नो मिनिमम कैपिटल। अच्छा, पहला ये देखें, रूल्स के बारे में कह रहा है कि आरबीआई के रूल्स के बारे में फॉरेन बैंक्स के लिए क्या क्या नीचे वाले स्टेटमेंट ट्रू हो सकते हैं। पहला है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया। थोड़ा एब्सर्ड लग रहा है ना अपने आप में कि कहीं ना कहीं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो वन ऑफ द फंक्शन है आरबीआई का, उसके लिए उसको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो चाहिए, भले वो डोमेस्टिक बैंक्स हों, ठीक है, या फिर फॉरेन बैंक्स हैं। तो ये वाला एब्सर्ड है, तो इसको बिल्कुल गलत कर देंगे हम। ये गलत होती, पहला वाला गलत हो गया, ये सी वाला भी गलत हो गया। तो वैसे ही हमने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए दो, तो वैसे ही हमारी 50% प्रोबेबिलिटी है वो ठीक हो गई सही होने की, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, अगर आपको ये पता है तभी आंसर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी सबकॉन्शियस में आ रहा है, आपको ठीक लग रहा है तो आंसर कीजिए, नहीं तो आप रहने दीजिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग इट राइट इज 50%, करेक्ट। सो दिस इज योर कॉल। तो यहाँ का आंसर क्या होगा? 2, यानी सेकंड स्टेटमेंट राइट, आंसर इज 2। नाउ कम टू द 10th क्वेश्चन। ये बड़ा ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। देखिए पहला, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स के बारे में पूछ रहा है। तो CSR रूल्स स्पेसिफाई करते हैं कि जो कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट करे या उसके एम्प्लॉयज को डायरेक्टली बेनिफिट करे, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम CSR एक्टिविटीज में कंसीडर नहीं करेंगे, जो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा, ठीक क्यों लग रहा है? यहाँ पर देखो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कंपनी ने एम्प्लॉयज को घर दिए, उनको सोशल वेलफेयर में क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और एम्प्लॉयज इन टर्न कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक तरह से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, तो इसका मतलब देयर शुड बी सम रूल्स, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट सीम्स करेक्ट कि इन पे चेक, इस तरह की टेंडेंसीज पे चेक लगाने के लिए ऐसे रूल्स होने चाहिए या होंगे। सो इट सीम्स ऑब्वियस दैट दिस स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट, ठीक है। और दूसरे में आइए कि CSR रूल डू नॉट स्पेसिफाई, मैंने कहा ना जनरल स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पर डू नॉट पॉसिबल आते हैं, वो जनरली रॉन्ग होते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई करता है, मैं रिकॉर्ड्स के लिए बता देता हूँ, अराउंड 2% होता है यहाँ पे, ठीक है, मिनिमम स्पेंडिंग करनी होती है हर कंपनी को। तो ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है कि ऐसे रूल्स हैं जो स्पेसिफाई तो करते हैं, ठीक है। तो पहला इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, तो आपका आंसर हो गया A, 1 ओनली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, देखते हैं आपको बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फिशन रिएक्टर्स देखेंगे, मिनिएचर फिशन रिएक्टर स्पेसिफिकली, तो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो इसमें आपको क्या लगेगा कि जो फिशन, मिनिएचर फिशन है, अगर ये पॉसिबल होता तो इसको रॉकेट्स में, प्लेन्स में, सबमरीन्स में, इस तरह सब जगह यूज में आता, जो कि न्यूज में हमने आज तक नहीं सुना। और ये जनरली कौन से रिएक्टर्स सुने जाते हैं? फ्यूजन की जगह, फिशन की जगह फ्यूजन रिएक्टर्स,
ठीक है, वो होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वो जनरली किस पर प्रिंसिपल पर काम करते हैं, फ्यूजन पे। अगर रिएक्टर ही मैं बना पा रहा हूँ फिशन, तो फिशन न्यूक्लियर वेपन भी बना सकता हूँ, जो कि अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं हो पाया है, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सुना है न्यूज़ में। तो ये पहला स्टेटमेंट थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं ये गलत करता हूँ तो मेरे ए, सी और डी ये 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं। मैं आई एम लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन बी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, बी। तो थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो क्लियरली इस तरह का डिफिकल्ट क्वेश्चन जो लग रहा है वो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 12 इनमें थोड़ा पता होना चाहिए। देखो आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये जाइंट स्टार के बारे में है, ड्वार्फ स्टार के बारे में, तो इसका आंसर आपका होगा डी, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। ड्वार्फ स्टार लिव मच लॉन्गर देन जाइंट स्टार, ये ठीक होगा, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो 12 का आंसर डी है। 13 का आंसर देखो, 13 वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कहता हूँ बेसिक पे लौटा है वापस से एनसीईआरटी, इसने स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछना शुरू किया है, लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है कि नहीं कोचिंग में जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हो ही जाओगे, या फिर एक ऐसा बच्चा जो कोचिंग में नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होगा ही नहीं। नहीं, आप सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड है। और मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, ये ट्रेंड बने रहेंगे, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट करंट अफेयर्स में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। 14th में देखिए, 14th में आपको रडार किस लिए यूज होते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में इन जनरल पता होना चाहिए, हालांकि थोड़े स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं। दूसरा और तीसरा तो मैं फिर भी कह सकता हूँ कि ठीक है, लेकिन पहले वाले में मुझे कन्फ्यूजन आ सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर या तो ऑल 3 होगा या ओनली 2 होगा, इनमें से मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूँ तो रिस्क ले सकता हूँ। वैसे इसका आंसर है ऑल 3, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अगेन 15th क्वेश्चन बड़ा मैं इजी में क्लासीफाई करता हूँ इसको। राफेल चर्चा में रहता है, तेजस चर्चा में, ये मूवी भी आई थी अभी तेजस, कंगना रनावत की। तो ये सारे टर्म्स हैं, ये सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, अभी न्यूज़ में बने रहते हैं। तो जब न्यूज़ में रहते हैं तो उनके फीचर्स के बारे में हमको पता चलता है। तो क्लियरली हमें पता है कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है कोई भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नन, ठीक है। अब आते हैं 16th वाले पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजन यूज्ड। हाइड्रोजन किस, हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यू नीड टू नो दिस। हाइड्रोजेल के एप्लीकेशंस पूछे हैं, तो एप्लीकेशन में जनरली ठीक होते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको तभी रिस्क लेने को कहूँगा जब आपको थोड़ा बहुत पता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आपका है ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 17th वाला क्वेश्चन अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो 17th वाला क्वेश्चन है, उसमें फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की गई कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल से एग्जॉस्ट पाइप से एमिशंस कौन कौन से निकलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में रहता है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बट लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है वाटर वेपर, क्योंकि ये पॉल्यूटिंग फ्यूल नहीं है, इसलिए तो हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। सो वाटर वेपर इज द आंसर। नाउ कम टू द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में देखो ये बहुत स्पेसिफिक है, इसको मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में भी कंसीडर कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ा है उनको मैं कह रहा हूँ मॉडरेट। तो ये मीडियम टू डिफिकल्ट की मैं इसको रेटिंग में रख रहा हूँ, डिफिकल्टी लेवल में रख रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। 19th की बात करते हैं, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, बहुत सिंपल है। मैंने पिछली वीडियोज में जो 2023 का डिस्कस किया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, वहां पूछा है बायोफिल्टर। तो जब मैं बायो की बात करता हूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रिएक्टर मतलब किसी चीज से रिएक्ट करके ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए काम आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में काम आते हैं, बहुत एब्सर्ड्स है, क्यों मतलब यूज करना, ठीक है। तो पहला वाला बड़ा एब्सर्ड्स है। दूसरा ड्रग डिलीवरी में, ड्रग डिलीवरी में यूज किए जाते हैं जनरली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ड्रग ले जाएं लेकिन खुद ही रिएक्ट ना कर जाए उनसे, ठीक है। तो ये भी एब्सर्ड है। सिमिलरली सी भी वैक्सीन प्रोडक्शन में ठीक नहीं लग रहा, वहाँ भी बायोफिल्टर में भी वेस्ट वाटर था, यहाँ भी आंसर क्या है, वेस्ट वाटर है। तो आपके 19th का बायो रिएक्टर्स मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्शन डी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज। 20th ये आपको पता होना चाहिए, मैंने फिर से कहा कि इकोनॉमी में इस बार का फोकस मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, इनके ऊपर है। तो यहाँ पे भी देखो इंडियन इकोनॉमी के कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस हैं, वो किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मनी मार्केट, ठीक है। तो आपको बस ये तो पता होना चाहिए, देयर इज नो कॉमन सेंस हियर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो है 21 क्वेश्चन को। थोड़ा सा वेट फॉर मी, ये थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, हाँ
21 का देखें, देखो ये भी न्यूज़ में था, रिसेंट पास विच ऑफ वन ऑफ द अबव हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एज द ग्रीन फील्ड। देखो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो स्क्रैच से बने हों, नए बिल्कुल नए बने हों, और दूसरे तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स आपके वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं पहले से, लेकिन उनमें कुछ एडिशन किया गया, उन्हें कुछ बनाए गए हों, तो वो ब्राउन फील्ड है। यानी कि डेवलपमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स इज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, और स्क्रैच से नए प्रोजेक्ट हैं वो हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो इसका आंसर है 1 और 2, वजह बड़ा नहीं है, ठीक है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, पहले से नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वाटर वेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट इज ए गैस, बिल्कुल ठीक है। वेपर की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर उठ रहा है गैसेस फॉर्म में, तो वो गैस है कि नहीं, गैस स्टेट में जा रहा है, तो वेपर यस गैस है। अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, बहुत सिंपल है। एटमॉस्फेयर की बेसिक प्रॉपर्टीज है कि जैसे जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हम ऊपर जाते हैं, जो गैसेस का प्रोपोर्शन है, स्पेशली वाटर वेपर है और भी गैसेस हैं, वो कम होने लगती है, ऑक्सीजन है वो खत्म होने लगती है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। दूसरा है इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स, इसमें कॉमन सेंस लगाओ। देखो वाटर वेपर कहाँ होगा? जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पे होगी? जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, और रेनफॉल कहाँ पे होता है? हमारा इक्वेटर के आसपास होता है, कोस्टल एरियाज में होता है। जबकि पोल्स की मैं बात करूंगा तो वहाँ पे फ्रोजन फॉर्म में ज़्यादातर मिलेगा। तो जैसे जैसे मैं पोल से इक्वेटर की तरफ आऊँगा तो वाटर वेपर का कंटेंट जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो मैक्सिमम बढ़ता जाएगा, यानी ठीक है, पोल्स में कम होगा। तो सेकंड इज रॉन्ग, सो आंसर वुड बी ए। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब 23 में देखो, 23 देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट में क्लासीफाई कर सकता हूँ, मॉड मीडियम में, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके जीसी लियोंग में दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, सीधा सीधा इस तरह के क्लाइमेटिक रीजंस। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि ये वाली थोड़ी सी मैचिंग लग रही है आपको इक्वेटोरियल क्लाइमेट से, लेकिन जब आप थर्ड स्टेटमेंट देखते हो, यहाँ पर देखते हो 50 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम है इक्वेटोरियल क्लाइमेट के हिसाब से, वो इंचेस में जाती हैं, यानी कि 1000 सेंटीमीटर से ऊपर भी प्रेसिपिटेशन जाता है वहाँ पे, तो रेंज तो बहुत बड़ी होती है इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन्स की। तो ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब आते हैं 24 पे, विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक है, आप ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये मैं कॉमन सेंस से नहीं कह रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, बट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये इस इजी क्वेश्चन, यानी कि एल्टीट्यूड लैटिट्यूड के साथ में और विंड वेलोसिटी के साथ में कोरियोलिस फोर्स बढ़ता है, ये वाला ठीक है आपका। इट इज मैक्सिमम एट पोल्स, बिल्कुल ठीक है, और एब्सेंट एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर काम रीजन क्यों होता है? क्यों वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं आते, कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सेकंड भी बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या है आपका? सी, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ज्योग्राफी में देखो कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, अभी देखो आपके आएंगे लोकेशन बेस्ड, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हमने एनालिसिस किया था, ठीक है, वो भी आप देखेंगे, देखेंगे भी आएंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्वेश्चन को देखते हैं। जून 21 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो समर सोलिस्टिस की बात कर रहा हूँ। जून 21 में क्या होता है? सिंपल समझो, कॉमन सेंस हो जाएगा। देखो ये अर्थ है, टिल्टेड है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में यहाँ पे रेज आ रही हैं सन की, तो यहाँ पे गर्मी है, और गर्मियों में सिंपल से बात है हमारे दिन बड़े हो जाते हैं, तो गर्मियों में दिन बड़े होंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आएगा? ये आर्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, करेक्ट। यहाँ पे तो बराबर होगा, तो नीचे कम होंगे, दिन की लेंथ होगी, ऊपर ही इन दोनों जगह ही तो ज़्यादा होगी, तो सिंपल आंसर टिक करके आगे बढ़ो। आंसर इज आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो ऑप्शन वुड बी डी 2 and 4। सिंपल। 26th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू नो दिस। सो ऐसा रीजन के बारे में बात की है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है, ठीक है, विच होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन, यानी कि फॉसिल फ्यूल के जलने से 3 साल में जितना कार्बन एमिशन होगा वर्ल्ड वाइड, उतना इसने होल्ड करके रखा हुआ है, इस बेसिन ने, उस रीजन ने, इस पीटलैंड ने। अगर हम उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे तो वो रिलीज करेगा ये वाला कार्बन जो उसने होल्ड करके रखा है, और पूरे ग्लोबल क्लाइमेट के लिए उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो वैसा कौन सा पीटलैंड है? इसका आंसर है बी, कॉन्गो बेसिन, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 27th में। विद रेफरेंस टू द परफ्लोरोएल्किल एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल सब्सटेंसेस PFAS that are used in making many consumer products, consider the following statements। ये मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखिए, पर इसमें थोड़ा सा गैस कैसे लगा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, गैस लगाने की टेक्निक।
आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, दीज मटेरियल आर नॉट इजीली डिग्रेडेड, मैंने इसको ठीक मान लिया, ओके दीज आर नॉट इजीली डिग्रेडेड, मैंने मान लिया है, ठीक है ये। अब मैं थर्ड क्वेश्चन को देखता हूँ, persistent exposure to PFAS can lead to the bioaccumulation। bioaccumulation मतलब हमारे बॉडी में या एनिमल्स की बॉडीज में उस पर्टिकुलर मटेरियल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाना, वो एक्यूमुलेट होते जाना। वो एक्यूमुलेट कब होगा? जब वो डिग्रेड इजीली नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह से ठीक ही होंगे, यानी एक साथ या तो गलत होंगे या एक साथ सही होंगे। तो सिंगी अगर आ रहा है तो वो ठीक नहीं होगा, सिंगल आ रहा है तो वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो आपका या तो बी सही है या डी सही है। तो ऐसे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। बट अगेन आई एम मेकिंग यू लिटिल कॉशियस अबाउट टेकिंग रिस्क, कि जब आपको पता है, थोड़ा सा आप श्योर हो इस तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो, तभी आप रिस्क लेना। ये बिल्कुल मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल रखूंगा। इसका आंसर है डी, 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। इसमें भी देखो आप, पैरासिटॉइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबोव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए पैरासिटॉइड स्पीसीज कौन सी होती हैं? पैरासिटॉइड स्पीसीज का मतलब वो होती हैं कि यानी इनिशियल स्टेज पे जो लार्वा स्टेज पे होती हैं, वो किसी होस्ट स्पीसीज में रहती हैं, किसी दूसरे स्पीसीज में रहती हैं, और जो डेवलप हो जाती हैं तो उसको किल करके, उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर आती हैं। तो पैरासिटॉइड स्पीसीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, फिफ्थ, पांचवा ये ठीक है, ये वाली स्पीसीज पैरासिटॉइड्स हैं। तो आंसर इसका होगा बी, ओनली 3, यानी कि कार्बाइड बीटल्स, फ्लाइज एंड वास्प, ठीक है। 29th में देखो, इनमें से ये दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सी दालें हैं? ग्राउंड नट यानी मूंगफली, हॉर्स ग्राम जिसको कुल्थी भी कहते हैं, सर्दियों में खाते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस दालों में आती है। और सोयाबीन है। कौन कौन सी दालें हैं? पीनट, पी फैमिली में कौन सी आती हैं? सीम्स ऑल करेक्ट, ठीक है। कॉमन सेंसिकल लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। वैसे इसको थोड़ा सा भी आइडिया है कि हम सब दालों की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यू शुड हैव टेक्ड ऑप्शन सी, ऑल 3 इज द करेक्ट आंसर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इट इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पर जनरली हर साल, हर दूसरे साल तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। पिछले 10 सालों में, 10-12 सालों में इसमें से अराउंड 10+ क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे। अच्छा, वर्मिन कैटेगरी कौन सी होती है? वर्मिन कैटेगरी एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो फसल को, अपने एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट देखूं, फ्लाइंग फॉक्स। ये फ्लाइंग फॉक्स क्या होती है? फॉक्स नहीं है एक्चुअल में, ये है बैट, यानी कि चमगादड़। इट फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वर्मिन का मुझे मतलब पता है, तो मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को डिस्ट्रॉय करती है। यहाँ पे कह रहा हूँ ब्लड, तो या तो ये ठीक है या ये ठीक है, ठीक है। तो मेरे ए और बी ऑप्शन तो गलत हो गए, तो यहाँ पे भी मैं कैलकुलेटेड थोड़ी सी रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। तुक्का जैसे कहते हैं, यहाँ पे मारा जा सकता है। कैलकुलेटेड तुक्का मतलब इन्फॉर्म्ड तुक्का। तो इसका आंसर वैसे देखा जाए तो सी है, ये बिल्कुल वर्मिन कैटेगरी में आते हैं। फ्रूट बैट होते हैं, ये फ्रूट खाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, उनकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कल्टीवेशन को। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ये ब्लड नहीं सक करते हैं, ठीक है। दे कैन डू नॉट फीड ऑन द ब्लड्स ऑफ अदर एनिमल्स, सो आंसर इज सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 31। ये 31, 32 बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है। 31 में आप अगर देखें, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। हीट बजट में आपने पढ़ा होगा, इनकमिंग सोलर रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है। जबकि जो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है उस रेडिएशन को, उसको रात में उसको रेडिएट करती है। मैंने अपने लेक्चर्स में ये बताया हुआ है, रेडिएट करती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरे को आपको देखना भी नहीं है, वैसे ठीक है, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आएगा, लेकिन फिर भी आपका स्टेटमेंट गलत होते ही आपका आंसर क्या हो गया? डी। तो 31 का आंसर है डी। 32 में अगेन वही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आराम से किया जा सकता है। देखिए, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एट कंपेयर टू पोल्स। आप सिंपल लो कि ये अर्थ है हमारी, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो इक्वेटर की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इंसोलेशन होता है, इंसोलेशन से वाटर वेपर्स हैं ऊपर तक जाती हैं, तो जो हीट है वो ऊपर तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो जो कवर है मेरी गैस का, वो उसके ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू द पोल्स। पोल्स पे क्या होता है, हाई प्रेशर होगा, ठंडा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएंगी ये वाली गैसेस नीचे। तो यहाँ पे थोड़ी थिकनेस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि थिकनेस इक्वेटर पे ज़्यादा है। और इसके स्टेटमेंट 2 क्या है?
एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका। नाउ कम टू द 33 क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन मैं आइडेंटिफाई करूंगा। मैं इसको क्यों आइडेंटिफाई करूंगा? क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट्स हैं वॉल्केनिक एरप्शन में कौन से निकलते हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी एक मटेरियल को गलत करने के लिए मुझे क्या कहना आपको पड़ेगा? डिनाई करने के लिए आई हैव टू बी वेरी श्योर दैट ऑल एलिमेंट्स और ऑल मटेरियल फ्रॉम ऑल वोल्केनोज ऑफ अर्थ अगर मुझे पता है तभी मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि ये नहीं निकल सकता या ये नहीं निकल सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में आंख बंद करके मैं कह सकता हूँ बिल्कुल चारों ठीक होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑल 4, ठीक है, ये वाला डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। यहाँ पे देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन्फेरेंस और इन्फेरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। आइसोथर्म्स क्या होते हैं कि किसी मैप पे, वर्ल्ड मैप पे जो दो प्लेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, उनको कहते हैं आइसोथर्म्स, ठीक है। आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो यहाँ पे पहला है कि आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब ये आपको पता, अगर आपने कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ऑप्शन सेकंड तो आप वैसे भी एक इन्फॉर्मेशन से गलत कर सकते हैं। देखो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 को देखो, द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। जब मैं गल्फ स्ट्रीम की बात करता हूँ तो ये वार्म करंट है, वार्म ओशन करंट है। तो जो वार्म ओशन करंट है वो कोल्डर कैसे करेगा? वो कोल्ड का वार्मर में थोड़ा होने में कंट्रीब्यूट करेगा। तो सेकंड ऑप्शन इज क्लियरली रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है वो ही ठीक आंसर है, ठीक है। 35th में देखो, 35th में आपको पता है कि लार्जेस्ट कोकोआ की जब मैं बात करता हूँ तो घाना की बात करूंगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 35th का क्या है आंसर? सी। तो कोते दी आइवरी एंड घाना आर द 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है। 36 की बात कर लेते हैं फटाफट से। 36 वाला मैं बात करूंगा आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज पता होंगी गंगा की, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट ये आपका ऑर्डर याद करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? सबसे वेस्ट में क्या है? गोमती, फिर घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ये वेस्ट, सबसे वेस्ट में गोमती और सबसे ईस्ट में कोसी। तो आंसर इज बी हियर। नाउ कम टू द 37 क्वेश्चन। 37 में आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल नया इनोवेटिव टाइप का क्वेश्चन है, ये कम ही पूछते हैं यूपीएससी, और इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 जनरली पूछते हैं यूपीएससी में। अभी स्टेटमेंट 3 भी दे दिया। तो स्टेटमेंट 1 में कहा है कि रेनफॉल इज द वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा है कि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बाद कार्बन डाइऑक्साइड से इनसे मिलकर कार्बोनिक एसिड, और ये मतलब वेदरिंग में कंट्रीब्यूट तो करती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है ये। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये मुझे बिल्कुल पता है। ये कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, जनरल सेंस में देखूं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो या तो पहला ठीक हो सकता है, ठीक है, या सेकंड ठीक हो सकता है। एंड यहाँ पे देखो बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, नहीं करेक्ट तो दोनों है। तो ये वाला तो गलत हो ही गया, नाइदर ये भी गलत हो गया। तो आपको यहाँ पर रिस्क लेना है, ए और बी में अपनी नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स के, ठीक है। 37 का हो गया। 38 में बात करें, ये सिंपल मैपिंग क्वेश्चन, अगेन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग में आ रहे हैं क्वेश्चन, जैसे पहले आया करते थे यूपीएससी में। तो यहाँ पे इसमें पूछा है कि जो नॉर्थ सी है, जो कि न्यूज़ में भी था कई टाइम से, नॉर्थ सी से कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो बॉर्डर बनाती हैं। उसमें आपकी 2 कंट्रीज हैं, एक तो जर्मनी है, दूसरी नॉर्वे है। तो आंसर क्या है आपका? बी, ओनली 2। अब मैं आता हूँ 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इस तरह के फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है। इस वाले पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। तो वाटरफॉल दिया है, रीजन दिया है, रिवर दिया है, कितने पेयर करेक्ट हैं। तो इसमें बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, डिफिकल्ट की कैटेगरी में है बिल्कुल क्वेश्चन। तो ये पहला ठीक है, धुआंधार मालवा रीजन में नर्मदा रिवर पे है। यहाँ पे हुंडरू भी छोटा नागपुर में सुवर्णरेखा पे है। यहाँ पे गैरसोप्पा वाटरफॉल है, वो वेस्टर्न घाट में है। लेकिन यहाँ पे रिवर नेत्रवती नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी रिवर है? शारावाती रिवर है, शारावाती रिवर, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर आपका क्या होगा? ओनली 2, ये वाले। देखिए ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3, ये वाले क्वेश्चनों का परसेंटेज कम हो गया पिछली बार से काफ़ी।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी अटेम्प्टेबल पेपर था ये और ईजी था, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे था। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन है 40, ये भी मैं डिफिकल्ट ही उसमें दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए सेंट्रल एशिया में यहाँ पे पता होना चाहिए आपको माउंटेन रेंज कहाँ पे है और किस टाइप का माउंटेन है। अगर मैं बात करूँ आल्प्स तो वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, वॉसजेस की बात करूँ तो वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जबकि ये यहाँ पे सेंट्रल एशिया भी नहीं है, यहाँ पे है आपका फ्रांस। ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हो गए और ये दोनों ठीक हैं, 3 और 4 बिल्कुल ठीक हैं। एपलेशियन माउंटेन्स है वो नॉर्थ अमेरिका के फोल्ड माउंटेन है और एंडी साउथ अमेरिका के फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो आंसर आपका हो गया बी, ऑप्शन बी, ओनली 2 आर करेक्ट। नाउ कम टू द ऑर्गेनिज्म 41। ऑर्गेनिज्म सिसाडा, फ्रॉग हॉपर एंड मॉन्ट्स टेकर आर। देखिए इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे हो जाएगा। हमने ग्रास हॉपर के बारे में तो सुना है, ग्रास हॉपर क्या होता है? टिड्डे होते हैं। टिड्डे कौन होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं। तो यहाँ पे हॉपर आया तो इट्स मोस्ट लाइकली, ठीक है, क्या होगा? कीड़ा होने के चांसेस इसके हैं। तो ये तीनों एक ही कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, तो दे आर मोस्ट लाइकली टू बी इंसेक्ट्स। तो आंसर यहाँ पे क्या है? सी, इंसेक्ट्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 42 की। पहला स्टेटमेंट बहुत जेनरिक से स्टेटमेंट है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है च्युइंगम से, यस बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, दोनों ही करेक्ट है। इसमें च्युइंगम में प्लास्टिक, जो गम बेस में प्लास्टिक होती है वो कौन सी जनरली होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। अब मैं बात करता हूँ 43 का। ये भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ लीव देम, उनमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी बताए थे ना 43 हो गया, या फिर इससे पहले भी बताए थे जो रिवर वाटरफॉल वगैरह है। नहीं पता है, माउंटेन्स हैं, छोड़ दो, या पता है तो ठीक है। 44 की बात करते हैं, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वर्ल्ड टॉयलेट मैप्स लोकेशन तो जनरली न्यूज़ में आते हैं। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी पहली बार इसको अगर पढ़ा होगा तो मुझे नहीं पता, पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर हो सकता है मैंने पढ़ा ही ना हो। तो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा मेरे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन यूएन के हैं, ये है, उनको होते हुए भी उन्होंने एक अजीब सा ऑर्गेनाइजेशन पूछा है। ठीक है, ये तो आपको पता है या नहीं पता है। इसमें आंसर देखो सेकंड, हालांकि थोड़ा सा कॉमन सेंसिकली ठीक लग रहा है, बट अगेन वी आर नॉट श्योर। तो आपको पता है तो आंसर करो, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन यू कैन लीव, क्लियरली लीव द क्वेश्चन। ठीक है, 45th में यहाँ पे भी पता है, मैंने एक बड़े कोचिंग कॉन्स्टिट्यूट के लिए मेंटरिंग क्लास ले रहा था, तब मैंने उसके करंट अफेयर में करवाया था। करंट अफेयर में कवर करा चुका हूँ उसको मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैं सिंपली हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स वाले हैं ये। ठीक है, क्वेश्चंस तो इसमें पहला ठीक है, सेकंड ठीक है। यानी कि जो चीता है वो रोर नहीं करते, ठीक है, लायंस की तरह। और लायन है यार, पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन उनका नहीं होगा। तो पहले और दूसरे आपको पता होंगे तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यू नीड टू नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट। नाउ कम टू द 46 क्वेश्चन, अगेन सिमिलर, आपको पता होगा तभी करेक्ट है। तो 100 मिलियन फार्मर इनिशिएटिव का मतलब है इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट कार्बन जीरो, यानी नेचर पॉजिटिव है। और एम क्या है? फार्मर की रेजिलियंस को बढ़ाना। 46 का आंसर है ए। 47 की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ ये पता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं तो मैं आंसर को ठीक कर दूंगा। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज स्मॉल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। और स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिसोर्सेज का पर्पज़ क्या होता है कि जहाँ पे बिजली यूज की जा रही है, जैसे घर है या फिर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से मिनी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी रिसोर्सेज लगा लिए जाए एनर्जी जनरेशन के लिए, तो जहाँ पे जनरेट कर लें और फटाफट इसको वहीं पे यूज़ कर लें। ऐसा नहीं कि कहीं और जनरेट हो रही है फिर ट्रांसमिट हो रही है डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ पे आ रही है हम इसको यूज़ कर रहे हैं, नहीं, उसी लोकेशन पे आसपास में इसको जनरेट किया जा रहा है छोटे छोटे प्लांट्स में एनर्जी को, और उसको वहीं उसी में यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है बैटरी, बायोमास जनरेटर, या खेतों में यूज़ होते हैं, फ्यूल सेल बिल्कुल ठीक है, रूफ टॉप घरों में होते हैं। तो ऑल आर करेक्ट। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता हो तो आप ठीक कर देंगे, डी। 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ए यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट। ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि एक फैमिली होती है, मैं इसका नाम एनोजिटाइड ऐसा कुछ करके है, उसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं फिग वास्प। तो वो फिग वास्प की जो कैटेगरी में जो भी इंसेक्ट होते हैं सिर्फ वही होते हैं जो पॉलिनेट करते हैं फिग को। ठीक है, आंसर इज ए। कंसीडर द फॉलोइंग, ये कुछ स्पीसीज है, हाउ मेनी ऑफ अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज। तो देखो मैंने पिछली बार भी कराया था सम, यानी कि सारी स्पीसीज की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जब तक मुझे नहीं पता तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है भैया, ऐसी स्पीसीज मिल सकती है कि जहाँ पे
पॉइजनस स्पीसीज हों, बहुत ऑब्वियस कॉमन सेंसिकल सिंपल क्वेश्चन, आंख बंद करके टिक करो, सी बिल्कुल ठीक होगा आपका। 50th का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जो रेड सैंडर्स हैं वो आपकी नेटिव है इंडिया के लिए, बाकी 2 लाए गए हैं बाहर से, मोस्टली साउथ अमेरिका से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ओनली 1, इसका आंसर है ए 50 का, ठीक है। नाउ कम टू द 51 एज करंट अफेयर का सिंपल सा क्वेश्चन है। सोहेल रीजन को आपको पता है, ये साहिल रीजन में, तो आप इसको आंसर कर देंगे। तो इसमें क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 52 क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा ना कि कोई भी जनरल स्टेटमेंट है, डू नॉट, डज नॉट, नॉट पॉसिबल आता है, वो जनरली रॉन्ग होते हैं। तो इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बिल्कुल गलत है। वैसे भी आपने सुना होगा जो वॉशिंगटन एप्पल आते हैं वो भी तो किसी स्टोर में जा रहे हैं, आप मॉल में जा रहे हैं, ठीक है, सुपर स्टोर में जाते हैं, एक ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हैं, तो वॉशिंगटन एप्पल होते हैं। तो नाम इसका वॉशिंगटन एप्पल है, दिस ऑब्वियस कि वो चांसेस है यूएसए से आया होगा। और फिर भी लॉजिक लगाएं तो बिल पहला गलत है, पहला गलत तो मुझे दूसरा देखना भी नहीं है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, डी, ठीक है। तो पहला करेक्ट है और ये दूसरा वाला बिल पहला इनकरेक्ट है और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है वो बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 53, ये देखो कैफे आईएएस में मैंने कवर किया था हाई वर्थ टॉपिक में, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है स्पीकर के बारे में, मैंने बहुत डिटेल में बताया था आपको। पहला देखो, जब लोकसभा में स्पीकर का रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल अगर कंसीडरेशन में है, तो जब रिजोल्यूशन रिमूवल ही किया जाना है तो प्रिसाइड क्यों करेगा, नो, ठीक है। तो ही शैल नॉट प्रिसाइड, बिल्कुल ठीक है। अब देखो, ही शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, लेकिन यार बोल तो सकता है ना, वो अपना बात तो रख सकता है, राइट टू स्पीक बिल्कुल होगा, तो ये गलत हो गया। ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है, कास्टिंग वोट क्या होता है, ये डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालेगा, जनरल केस में क्या होता है वो कास्टिंग वोट डालता है, ठीक है। पर जब रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल होगा तो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डालेगा, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो आंसर क्या है, 1, सीधा सीधा मैंने बताया हुआ है। सिमिलरली देखो पॉलिटी के मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चंस आए हैं मैंने मेरे वीडियो में से, ठीक है। अभी हमने मोस्टली पॉलिटी ही कवर की है, उसमें से पॉलिटी के स्टैटिक के 80 to 90% क्वेश्चन मेरे, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन FIS में से हैं, ठीक है। इतना हाई स्कोरिंग रेट है, तो ठीक है यार, अपन करते हैं, अब हम सबका मिलकर अचीवमेंट है ये। और 54 की बात करते हैं। 5 से 7 मिनट का स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने इसके लिए, और मैंने आपको याद करने का बिल्कुल तरीका बताया था। बिल पेंडिंग का क्या मतलब है, तो बिल्कुल ये दोनों तो लैप्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये वाला जो जॉइंट सेटिंग के लिए नोटिफाई कर दिया जाता है वो लैप्स नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। आंसर इज 1 and 2। सिंपल क्वेश्चन अगर आपने लेक्चर देखा है तो, वैसे डिफिकल्ट है। अब आते हैं 55th पे, प्रोरोगेशन, ठीक है। ये देखो प्रोरोगेशन वाला, ठीक है। ये वाला मैंने डिसोल्यूशन, ठीक है, एडजर्नमेंट, साइन डी, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टर्म में पार्लियामेंट को डिस्कस करते हुए बताए हैं आपको क्रिस्प तरीके से, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने बहुत आसानी से किया होगा। तो इसका आंसर है सेकंड या थर्ड। और जो फर्स्ट वाला है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रोरोगेशन होता है, ठीक है। आप इसको इतना याद रखेंगे, करेक्ट। 55th का आंसर हो गया C, 2 and 3। 56th की अब बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता, देखो यहाँ पे मुझे नहीं पता कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को अप्रूव किया है कि नहीं किया है, आई डोंट नो। मैं इसको अभी सेकंड स्टेटमेंट पे जाता हूँ, क्या मैं इसको इससे मैं आंसर कर सकता हूँ कि नहीं। देखिए इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पाएंगे, इट एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम, यानी कि 2040 तक ये सारी क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा। उसके बाद क्लीन टेक्नोलॉजी कोई होगी नहीं डेवलप करने के लिए, बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है, एब्सर्ड स्टेटमेंट, ये गलत। बस मुझे यही तो देखना था, ये गलत ही तो करना था, ये गलत कर दिया मैंने, तो आंसर यानी ये इनकरेक्ट कर दिया ना मैंने, ये तो आंसर मेरा क्या हो गया, सी, स्टेटमेंट 1 ऑटोमेटिकली करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में देखो पता है तो ठीक है, पर यहाँ पे कैलकुलेटेड गैस लिया जा सकता है कि रैपिड रिकवरी फ्रॉम इस इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कोई भी इकोनॉमी फॉल हो रही है, बहुत रुपया गिर गया एकदम, नहीं वैल्यू ऑफ करेंसी चली गई है और इकोनॉमी एकदम बुरी हालत में, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ महीनों में और 1 साल में फटाफट रैपिड रिकवरी हो जाए। इकोनॉमी को रिकवर होने में
धीरे धीरे समय लगता है ना, तो रैपिड नहीं होगी, स्लो रिकवरी होगी। फास्ट हो सकती है पर रैपिड मतलब एकदम तेजी से नॉट पॉसिबल। तो पहला स्टेटमेंट अगर जनरल कॉमन सेंस से देखा जाए तो बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है। पहला गलत करूंगा तो मैं रिस्क अगर लेना चाहूँ तो मैं डी पे आंसर करूंगा, जो आपकी रिस्क बिल्कुल करेक्ट होगी। सो आंसर इज डी 57 का। 58 में यहाँ पे आपको बिल्कुल पीएम आई थिंक ऐसी स्कीम स्वामित्व करके है, तो आपको आई एम नॉट श्योर ये वाली स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। देखो जो भी स्कीम है वो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, इंपॉर्टेंट स्कीम्स में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने कुछ भी पूछा है, उन्होंने सिंपल सी स्कीम्स पूछी हैं। तो आपको अगर स्कीम्स में करंट अफेयर में बेसिक नॉलेज है तो आपने बिल्कुल आसानी से कर दिया होगा। तो जब मैं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, इसमें जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल पढ़ें हैं, सारे स्टेटमेंट ठीक हैं। अगर मैं 59 अगेन वही स्कीम की बात कर रहा हूँ, तो स्कीम में यहाँ पे भी पढ़ा होगा तभी मैं आंसर कर पाऊंगा। यहाँ पे ये वाला गलत है और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो माई ऑप्शन वुड बी बी, करेक्ट ऑप्शन 2 ओनली, करेक्ट। नाउ कम टू द 60th क्वेश्चन। यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, काफ़ी टाइम से चल रही है, इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, यहाँ पे 21 नहीं होगा, यहाँ पे क्या है 18 to 40 ईयर्स है, तो पहला गलत होते ही मैंने ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सेकंड ऑटोमेटिकली ट्रू है, ठीक है। और ये वाला एब्सर्ड लग रहा है मुझे, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अनमैरिड डॉटर्स, फैमिली पेंशन, पेंशन की जब हम बात करते हैं तो जनरली उसको मिलती है, उसकी स्पाउस को मिलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको। तो आंसर इज 2 and 3, इसमें आपका ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, ठीक है, शुड बी नहीं इज करेक्ट। 61 में अगेन ये तो न्यूज़ में था, बिल्कुल करंट अफेयर है, ये तो आता, ये मैंने अपनी मेंटरशिप क्लासेस में ये सारी स्कीम्स कवर की हुई थी। ये आंसर इसका क्या होगा, आपको नारी शक्ति वंदन में इसका आंसर मैं बता देता हूँ सीधा 2 and 3, यानी पहला बिल्कुल गलत है। यानी कि 18th लोकसभा कौन सी है जो अभी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वो है 18th लोकसभा। जो पहली इससे पहले एंड हुई थी वो थी 17th, ठीक है। तो जो करंट में अभी चल रही है वो है 18th लोकसभा, तो इट विल नॉट कम इन टू द इफेक्ट ऑफ 18th लोकसभा। ये न्यूज़ में भी था, ठीक है, क्लियरली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो। सो आंसर वुड बी 2 and 3। अब हम इस पर बात करते हैं 62 अगेन FAIS में, ये वाला मैंने कवर किया हुआ है। सारी डिफेंस एक्सरसाइज कंट्री वाइज सिस्टमेटिकली कवर किए हुए हैं और सारे मैंने स्टेटमेंट बताए हुए हैं, तो इसमें आपको सारों को वैसे जानना भी नहीं है। यहाँ पे आपको मित्र शक्ति, सेल वैक्स, ये किसकी एक्सरसाइज है, बांग्लादेश की नहीं, आपकी ये एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति इज विद श्रीलंका। तो ये यहाँ पर हुई थी, कैसे हुई थी, इससे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लेते हैं। 1 मैंने एलिमिनेट कर दिया तो मेरे ऊपर के तीनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो माय आंसर इज ऑटोमेटिकली राइट ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर राइट रिगार्डिंग द एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा है, एक मिनट में देखिए 63, ठीक है। रिट आर्टिकल 32 के सारी रिट्स को मैंने डिटेल में आपको समझाने कर छोटी सी वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो ये सीधा सीधा वहां से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में। रिट ऑफ प्रोहिबिशन क्या होती है कि जो बड़े कोर्ट है, हायर जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो ऑर्डर इशू करते हैं लोअर कोर्ट को कि भाई एक केस तुम्हारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, सब्जेक्ट मैटर से बाहर है, प्लीज स्टॉप, एंड सो इट प्रोहिबिट्स द लोअर कोर्ट कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ ए केस, यानी एरर ऑफ लॉ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है जुडिशरी से रिलेटेड है, ये प्रोहिबिशन की रिट तो है सी आंसर। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो ये मैंने कई लेक्चर्स में आपको प्रेसिडेंट में डिस्कस कर रहा था, गवर्नर डिस्कस कर रहा था, इसके बारे में बेसिक हिंट दी थी, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये वाला तो गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल, और ये वाला राइट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन होगा बी 2 ओनली। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 65। देखो 65 बड़ा क्वेश्चन है, देखो पहले स्टेटमेंट 2 देखो, यूनियन लेवल पे नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन से ग्रांट को अप्रूव कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स का हेड है। तो जो भी प्रेजेंट होगी रिपोर्ट, जैसे बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो बजट है, तो यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन किसके बिहाफ पे प्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है, सेकेंड 2 ओनली। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 की। ये बुक्स ये अलग इस तरह के क्वेश्चन पूछता नहीं है यूपीएससी, लेकिन अब उसने पूछा है करंट अफेयर में। देखिए ये द इंडिया वे, भाई भारत मैटर, ये बहुत न्यूज़ में थी रिसेंट पास्ट में, ये
एक मिनिस्टर है हमारे मोस्ट लव्ड मिनिस्टर ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट, जो कि सुब्रमण्यम जयशंकर, अपने फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, उनकी किताब है द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स। तो उनकी ये बुक्स हैं वो न्यूज़ में थी, तो इसका आंसर क्या है डी, सुब्रमण्यम जयशंकर। आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, 67 क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 67 को। इसमें सूडान के बारे में मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया था कि वॉर क्या हो रहा है। जब मैं प्लेसेस इन न्यूज़ की बात कर रहा था, मैंने सूडान के बारे में, इस क्राइसिस को मेंशन किया था। आपको ब्रीफली मैंने पूरा ये एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों हो रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, रेगुलर आर्मी में क्यों हो रहा है, ये भी मैंने आराम से आपको बताया था। ठीक है, तो ये पता है, तो बाकी भी आपको पता होना चाहिए। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, अगर आप करंट अफेयर के लगातार टच में हैं तभी आप कर पाएंगे। तो इसका आंसर है ओनली 2, यानी कि आंसर ए 1 और 2 करेक्ट है। और टर्की को मेंबरशिप कैंसिल नहीं हुई है नाटो की, तो नाटो का अभी भी मेंबर है टर्की। ठीक है, तो 67 में आपका आंसर ये है। अब 68 की मैं बात कर लूँ फटाफट। स्यूम्ड पाइपलाइंस, ठीक है, स्यूम्ड पाइपलाइंस की सुमेड पाइपलाइन को बोलते हैं। यूरोप को जाने वाली, यानी यूरोप को जाने वाली जो पर्शियन गल्फ है, इस द स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल, यानी पर्शियन गल्फ ऑयल इस पाइपलाइन के थ्रू ही मोस्टली जाता है। और नेचुरल गैस का शिपमेंट भी यूरोप को इसी पाइपलाइन के थ्रू होता है। ये स्टेटमेंट 1 है। और दूसरा है क्यों है, क्योंकि ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। ठीक है, इसमें लोकेशन भी पूछ लिया आपकी, और आपके सुमेद पाइपलाइन के बारे में एक फैक्ट भी पूछ लिया। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, मीडियम टू डिफिकल्ट नेचर है। इसका आंसर है ए, दोनों ही ठीक हैं, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। करेक्ट। 68 का देखें, वही अगेन देखो, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मूव कर रहे हैं वापस से। लोकेशन ज्योग्राफी के बारे में, उनके फीचर के बारे में पूछे जा रहे हैं। आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पता होने पे ही ये सॉल्वेबल है। तो इसका आंसर है बोथ 1 और 2, यानी कि रेड सी में प्रेसिपिटेशन किसी भी तरह का बहुत कम होता है, और कोई भी पानी नहीं आता रेड सी में किसी भी रिवर से। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आंसर इसका बोथ 1 और 2, यानी दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। अब देखो, ये कॉमन, यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं आप, कॉमन सेंस से कर सकते हैं। देखो इसमें पूछा गया है कि EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन का लार्जेस्ट सोर्स क्या माना है। ठीक है, तो हमें पता है थर्मल पावर प्लांट्स, यानी पावर प्लांट जो फॉसल फ्यूल यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। तो पोल्यूट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, वे रिलीज करते हैं पोल्यूशन में। ठीक है, और भी सारी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूँ लोकोमोटिव्स को, शिप्स को, या फिर माइनिंग, जो मेटल की माइनिंग होती है ओर्स की, तो उसके मुकाबले मेरे सेंसेस सबकॉन्शियस सीधा सीधा ये बोलता है कि हाँ, पावर प्लांट्स का जो पोल्यूशन लेवल है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से पोल्यूट करते हैं जो एनवायरनमेंट को, वहाँ पे चांसेस हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन इन सब में सबसे ज़्यादा हो। तो मोस्ट लाइकली डी इसका आंसर है। तो यहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस या एक नॉलेज के हिसाब से एक कैलकुलेटेड यहाँ पर रिस्क आप ले सकते हैं। दिस इज योर कॉल हियर। ठीक है, तो यहाँ का आंसर क्या है, डी। नाउ कम टू द 71। अगेन बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी में मैं क्लासीफाई करूँगा। मैंने अपने लेक्चर में भी कवर कराया हुआ है, ये साफ साफ आपको बताया हुआ है कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कैटेगोरिकली मैंने बताया है। सिमिलरली मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो एक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मैंने अपने वीडियोज़ में आपको याद कराया है, रटवाया है ये। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर पहला ठीक है और दूसरा आपका करेक्ट रॉन्ग है। ठीक है, वैसे भी अगर देखें तो सेकंड तो रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हैं, जनरली हम फेडरल को नहीं देते हैं, या तो सेंटर को रखेंगे। और जो गुलाम इंडिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था, तो वाइस राय के लिए रखे गए थे। तो यहाँ पे फेडरल यानी कि प्रोविंशियल स्टेट को नहीं दिए जाएंगे उस लेजिस्लेचर को। सेकंड तो वैसे ही रॉन्ग है, बट जो आपको एक्ट पता है, आपको क्लियरली याद है, मैं सिंपल सी ट्रिक बताई थी, वहाँ आपका सीख हो सकता है। तो आंसर 72 का है ए। यहाँ पर 73 में देखो, अगेन फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए। वैसे जनरली महाभाष्य पता होता है, पतंजलि से रिलेटेड है। अगर मैं नाट्य शास्त्र की बात करूँ तो भरत मुनि से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने पास ए और सी ऑप्शन बचते हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर यहाँ पर मेरा है वो है सी। 73 हो गया। 74 में अगेन देखो, एंशिएंट में मैं कह रहा था कि एंशिएंट में बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन, और मोस्टली ये थोड़ा हर साल एक बुद्धा पर जरूर पूछते हैं, बुद्धा से रिलेटेड। तो देखिए पहला क्वेश्चन बुद्धा से रिलेटेड ये रहा। संघभूति एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, भारतीय इंडियन मॉन्क थे। वो चाइना गए 4th सेंचुरी AD के एंड में, और उन्होंने कमेंट्री लिखी। कौन सी कमेंट्री लिखी? ये वाली, सी ऑप्शन में। ठीक है, आप देखें, सर्वस्तिवाद विनय। तो 74 का आंसर है सी।
अब 75th का देख लो। 75th में देखो ये सारी अगर आप देखेंगे तो ये पहले हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये शायद आई थिंक 2002 में है, 2004 में रानी की बाग थी। तो आपको यहाँ ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में तो सारे हैं, लेकिन 2023 में ये देखिए कौन कौन से हैं। तो न्यूज़ अगेन ये करंट अफेयर का है, तो यहाँ पे आंसर है शांति निकेतन और सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसालास। ठीक है, ये डायनेस्टी के जो सेक्रेड एंसेम्बल थे उसको रिसेंटली ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ओनली टू बी। 76th की अगर मैं बात करूं, एज पर द आर्टिकल 368 जो कि अमेंड करने के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो उसमें किस तरह से अमेंड किया जा सकता है। जब मैं अमेंड कर ही रहा हूं तो अमेंड कैसे करूंगा, मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूं किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को। ठीक है, वो भी तो अमेंडमेंट है, करते ही हैं। हम रिपील भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में से हटा दिया, रिपील भी कर रहे हैं। वेरिएशन यानी कोई स्पेसिफिक चेंज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ एडिशन ऑफ वर्ड, ठीक है, वो कर रहा हूँ। तो तीनों तरह के हमने देखे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों तरह से हो सकता है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो मैं इसको इजी क्वेश्चन में क्लासीफाई करूंगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कुछ कंट्रीज दे रखी हैं यहाँ पर, लो बर्थ रेट कौन सी हैं। तो लो बर्थ रेट डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा होती हैं। साउथ अफ्रीका डेवलप्ड कंट्री नहीं है, नाइजीरिया नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो। ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। ये यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 2 and 4 तो बिल्कुल ठीक है। इटली के बेसिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, वैसे इटली में अगर देखोगे ना, बहुत न्यूज़ में था। जैसे फॉर एग्जांपल घोस्ट टाउन, अगर आप सर्च करें ना घोस्ट टाउन ऑफ इटली, तो आपको बहुत रिसेंट आर्टिकल मिलेंगे न्यूज़पेपर्स में। तो ये न्यूज़ में था। तो आंसर यहाँ पे क्या है इसका, A 1, 2 and 4, इटली, जापान एंड साउथ कोरिया। नाउ कम टू 78। ये मनी बिल के बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में। मनी बिल जब भी आया मैंने आपको बताया है कि मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, और राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। सिंपल सा फंडा है। तो अगर मैं इसी दोनों स्टेटमेंट्स को लूँ, यानी कि अगर मैं फोर्थ देखूँ, अमेंडमेंट हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, नहीं, राज्यसभा अमेंडमेंट एक्सेप्ट करने की कंपल्सन नहीं होती लोकसभा पे। फोर्थ इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। राज्यसभा अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट, बिल्कुल ठीक है। थर्ड मेरा ठीक है, तो ये इसमें नहीं आ रहा है थर्ड, तो ये गलत हो ही गया, ये नहीं हो सकता। अब मैं आता हूँ सेकंड ऑप्शन पे, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, बिल्कुल ठीक है। तो 2 और 3 मेरा ठीक है, 2 और 3 मेरा ठीक है। और इसका पहले का मुझे थोड़ा पता होना चाहिए। देखो मनी बिल 110 में आता है, लेकिन इसकी जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में। तो इसका आंसर मेरे पास क्या है, 1, 2 and 3। तो यहाँ पे आंसर मेरा है, ठीक है, 1, 2 and 3। स्टैटिक है, बिल्कुल स्टैटिक है। लक्ष्मीकांत पढ़ के आप आराम से आंसर कर सकते हैं। 79 क्वेश्चन देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आर्मी का जो चीफ होता है वो कौन होता है, जनरल कहते हैं उसको हम। एयरफोर्स का चीफ होता है उसको एयर मार्शल कहते हैं, और जो नेवी के चीफ होते हैं उनको एडमिरल कहते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग रैंक होती हैं, कर्नल की हैं, लेफ्टिनेंट हैं, मेजर हैं, मेजर जनरल हैं। ठीक है, उनको कंपेयर करा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कंफ्यूजिंग है, तो आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ लीव इट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादातर गलत होने के चांसेस होते हैं, तो बिल्कुल छोड़ दो। मेरे हिसाब से तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में दे रहा हूँ। पता होना चाहिए एज ए एस्पिरेंट आपको, पर डिफिकल्ट है, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। इसका आंसर है, बाकी ये 3 गलत है। ठीक है, कंपेरिजन ठीक नहीं है इनका, लेकिन फोर्थ वाला बिल्कुल, सॉरी 3 ओनली, फिर माई बैड। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और फोर्थ, ये वाला पहला, दूसरा और फोर्थ ये गलत है, और आपका ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि आर्मी का मेजर इज इक्विवेलेंट टू द स्क्वाड्रन लीडर ऑफ एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ द नेवी। ठीक है, सो आंसर इज 3 ओनली। 80th क्वेश्चन की देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये भी जब मैं बात कर रहा था इसको भी मैंने समझाया, जोनल काउंसिल के बारे में जब हम बात कर रहे थे अपने लेक्चर्स में, बहुत क्लियरली वी हैव एक्सप्लेन्ड दिस। जोनल काउंसिल पहले बनी थी, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल आई, और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट आया 2002 में। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने एक बार बताया था आपको बहुत क्लियरली। ये भी सीधा क्वेश्चन आया है। तो इसका कंपोजिशन क्या है, ऑल ऑफ देम, गवर्नर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगा, और होम मिनिस्टर तो होंगे। ठीक है, तो आंसर इसका है 1, 2, 3, 4। इसका आंसर हो गया 80th का डी। नाउ 81 देखो, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हालांकि इकोनॉमी के आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट।
यहाँ पर सीधा सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, स्टेटमेंट 1 गलत है, ठीक है। यानी कि कोई भी बंदा अगर डिफॉल्ट करता है यूएसए अपने डेट को लेके, तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के जो होल्डर हैं वो अपने क्लेम्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें पेमेंट मिल सके। पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट बी एबल टू आ गया। सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, यानी कि आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। तो 81 का आंसर आपका हो गया डी, 1 इज इनकरेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। 82 में देखो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए सिंडिकेट का मतलब क्या होता है। सिंडिकेट का मतलब होता है पर्टिकुलर एम के लिए बनाया हुआ ग्रुप। तो यहाँ पर सिंडिकेटेड लैंडिंग यानी कि एक ग्रुप होता है वो लैंड कर रहा है, किसी बोरोवर को उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, ठीक है। अब इसमें पहले स्टेटमेंट को देखो, सिंडिकेटेड लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स, यानी कि एक ग्रुप है, यहाँ पर लोन देने वाले खूब सारे लोग हैं, वो मिलके किसी बोरोवर को उधार दे रहे हैं। ये तो बेसिक समझ आ गया मुझे। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर डिफॉल्ट करता है ये ठीक है, यानी कि अपना लोन नहीं चुका पाता, तो जो रिस्क है वो क्या होगी, सारे उसमें बट जाएगी, जो अलग अलग लैंडर्स हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आंसर 1 इज करेक्ट। द सिंडिकेटेड लोन कैन बी ए फिक्स्ड अमाउंट, हो सकता है लम्प सम ऑफ फंड्स, बट कैन नॉट बी ए क्रेडिट लाइन। अरे ये तो थोड़ा एब्सर्ड स्टेटमेंट है। देखो क्रेडिट लाइन क्या होता है कि बैंक ने या फिर जो लोन देने वाला है और बोरोवर, उसके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि मैं आपको एक लिमिट सेट कर दी कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए फंड दे दूंगा, लेकिन बोरोवर को मैं उधार लेने वाला हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया मुझे अभी ज़रूरत नहीं है फंड की ज़रूरत नहीं है, और मैं एक काम करता हूँ, अभी मुझे 10 करोड़ चाहिए, कुछ दिन बाद मैं 10 करोड़ ले लूँगा, फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में फिर 20 करोड़ ले लूँगा। तो एग्रीमेंट हो गया कि टोटल मैं 100 करोड़ लूँगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मैं अभी लूँगा, तो वो मैं ले सकता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज पर द फेजेस ऑफ माई प्रोजेक्ट। तो ठीक है, तो क्रेडिट इसको कहते हैं क्रेडिट लाइन। तो क्रेडिट लाइन भी तो हो सकती है, वो उनको तो लोन ही तो देना है। तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये गलत हो गया, तो मेरा आंसर हो गया सी। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस बिल्कुल अप्लाई हो सकता है इसमें। अब मैं आता हूँ 83 में, डिजिटल रुपी। 83 का देखो डिजिटल रुपी, ये बिल्कुल न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता हो तभी कर पाएंगे। इसका मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो आपका स्टेटमेंट 3 है, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब रुपी जो करेंसी होती है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो यह बिल्कुल गलत है, ये तो आपको पता चल गया कि गलत है, लेकिन बाकी आप तभी कर पाओगे। 1, 2 और 4 बड़े इंटेलिजेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे स्टेटमेंट पता होना चाहिए, तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। सिंपल क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा इसको, मॉडरेट मैं डालूंगा, क्योंकि करंट अफेयर का है, इसलिए मैं डिफिकल्ट नहीं कर रहा, बहुत न्यूज़ में था, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा गया है, ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइन्स पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, तो इसका आंसर है डी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 84। अगेन देखो ये सेकंड क्वेश्चन आ गया एंशिएंट इंडिया का, बुद्धा का, ठीक है। बुद्धा इज फेवरेट ऑफ यूपीएससी का, यूपीएससी मेंबर में पता नहीं बुद्ध जैन बहुत पूछते हैं, विजय मिडाइवल में विजयनगरा, ठीक है, इस तरह की। बुद्धा को किन और नाम से जाना जाता था, ठीक है, फॉलोइंग एपिथेट्स। तो जो भी हम बचपन में हमारी चित्रकथाएं पढ़ते थे या कुछ पढ़ते थे, तो हमको ये तो आइडिया है कि तथागत बुद्ध इनको कहा जाता है, सबको जनरली ये आइडिया है, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन इसके बाद थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। वैसे इसका करेक्ट आंसर है 2, तथागत बुद्ध के और शाक्य मुनि बुद्धा भी उनको दोनों ही कहा जाता है, ठीक है। शाक्य मुनि और तथागत इज द राइट आंसर, सो आंसर वुड बी बी, 2 and 3 ओनली। 85 का फटाफट देख लेते हैं। अगेन ये मैं कहूँगा कि आपके ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिकल साइट की स्टेट भी पता होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन भी पता होना चाहिए। तो यहाँ एक में ही थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे तो आपको दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हर स्टेटमेंट है उसकी, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसमें सेकंड वाला ये इनाम गांव है महाराष्ट्र का, और ये मंदागु है केरला का, ये दोनों ठीक है। पहली चाकोलिथिक साइट है, दूसरी मेगालिथिक साइट है। बाकी पहला वाला गलत है और ये फोर्थ वाला गलत है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड इज करेक्ट, सो आंसर वुड बी बी। 86 की बात कर लेते हैं। ये देखिए मीडिएवल का आ गया, विजयनगरा एम्पायर, कृष्णदेवराय, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से रूलर हैं जो मीडिएवल इंडिया के हैं, उन्होंने पुर्तगीज को भटकल में एक फोर्ट बनाने की परमिशन दी, तो वो है कृष्णदेवराय। आंसर इज ए 86 का। तो द क्वेश्चन नंबर 87 में देखो वो यस वो सेटलमेंट है, बेसिक क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, देखो 2 आए हैं इस बार, उनमें से एक ये भी है। कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो उसने रेवेन्यू, यहाँ पे देखो रियोटवारी सेटलमेंट के बारे में पूछ रहा है, यहाँ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम।
अगर मैं ओवरऑल नेचर की बात करूं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की, तो वो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का था। तो अगर वो एग्जेम्प्ट करने ही होते उसको रेवेन्यू कलेक्शन में, पीजेंट को एग्जेम्प्ट करना ही होता है, यानी माफ करना होता उसका टैक्स को कुछ कुछ खास सिचुएशन में, तो इस तरह की पीजेंट रिवोल्ट ही क्यों होते? ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल गलत है कि पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड, नो दे वर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट, बिल्कुल गलत है। और देखो दूसरा स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, ये टॉकिंग अबाउट द सनसेट क्लॉज इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ही तो बता रहा है कि अगर आपने एक फिक्स डेट पर आपने अपना पेमेंट नहीं किया तो हम आपको इविक्ट कर सकते हैं, आपकी लैंड को नीलाम कर सकते हैं, ऑक्शन कर सकते हैं। तो आंसर इज बी, टू ओनली। ठीक है, 88 में देयर आर नो पैराबेल्स इन उपनिषद, यानी उपनिषद टेक्स्ट हैं उनमें कोई भी नीति कथा नहीं है, ऐसा पॉसिबल अनलाइकली है। तो जहाँ पे नो इस तरह के जनरल स्टेटमेंट्स में नो आ जाती है, सर्टेन नो आ जाती है, वो मोस्ट लाइकली टू बी रॉन्ग, ये गलत। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये गलत कर सकता हूँ आराम से, ये यहाँ पे फिर मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, तो बिकॉज यू हैव टू नो दिस। सेकंड को तो आपको पता होना चाहिए फॉर सर्टेन कि पहले कौन आया, उपनिषदा या पुराना। ठीक है, तो जबकि आंसर इसका क्या होगा, 88 का होगा सी, सॉरी 88 का होगा बी, टू ओनली। पहला तो हमने गलत कर ही दिया था, तो 88 का आंसर है बी। अब 89 का देख लेते हैं। ये देखो बिल्कुल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल मुझे नहीं पता है क्या होती है। अब देखिए मुझे इतना पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रेन प्रोडक्शन होता है, राइस एक्सपोर्ट भी होते हैं, गेहूं एक्सपोर्टेशन की बात चल रही है, बहुत सारे और मिलेट्स हैं वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ग्रेन की टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में तो मैं हूँ। तो अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है कि कोई एक इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है, तो इंडिया उसका मेंबर हुआ कि नहीं? अरे जब टॉप कंट्रीज में हूँ मैं, तो आई एम मोस्ट लाइकली टू बी पार्ट ऑफ सच काउंसिल्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला अगर कॉमन सेंस से मैं देखूँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा रिस्क लेने वाली तो बात है, पर फिर भी कॉमन सेंस से सोचूं, दिस इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। ठीक है, पहला ट्रू। अब दूसरे में देखो, ए कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ दिस काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग राइस एंड व्हीट। यार एक बात बताओ, मैं बहुत छोटी सी कंट्री हूँ, एक आइलैंड नेशन हूँ, मेरे पास एनफ रिसोर्सेज नहीं है कल्टीवेशन के लिए। अब मुझे जरूरत पड़ी कि राइस चाहिए मेरी पब्लिक के लिए, मुझे व्हीट चाहिए, मैं उसको इम्पोर्ट करना चाह रहा हूँ, बट आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ दिस। तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं? मैं WTO के कई प्रोविजंस का उल्लंघन कर रहा हूँ, ठीक है, वायलेट कर रहा हूँ मैं उनको, अगर मैं ऐसा नहीं करने देता हूँ किसी को, तो कोई बड़ी कंट्री, तो मैं इंपोर्ट बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैं इसका मेंबर नहीं भी हूँ तो भी तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ ना अपने लोगों के लिए, खाने के लिए। तो ये बहुत ही एब्सर्ड सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो हमने बिल्कुल आंसर कर लिया है, कॉमन सेंस से आंसर कर लिया है। इसका आंसर क्या होगा, जो कि सही भी है, ए, वन ओनली। 89 का है ए। अब 90 अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है गरबा डांस। देखो ये आर्ट एंड कल्चर में भी क्लासीफाई किए जा सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हैं या फिर ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के हैं, लिस्ट है यूनेस्को की। ठीक है, तो इसमें आंसर है गरबा डांस। लेटेस्ट इंक्लूजन है इस वाली लिस्ट में गरबा डांस, जो कि अभी ये दिसंबर में इंक्लूड किया गया है, दिसंबर 2023, यानी तकरीबन 6 महीने पहले। अब 91 का, यार ये देखो ये वाले क्वेश्चन प्लीज रॉन्ग करके मत, नहीं हम श्योर कि नहीं रॉन्ग करके आए होंगे, जगह जगह लिखा हुआ है, बार बार मैंने बताया हुआ है आपको, 4 4 4। तो डिलिमिटेशन कमीशन अब तक कितने कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं? 4, ओनली 4, आंसर इज 4। सिमिलरली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, देखो हो सकता है आपका रॉन्ग भी हुआ हो। ये एक साथ हो गए थे, ठीक है, मैथिली डोगरी ये बाद में हुए थे, आई थिंक 2002 या 2004 में हुए थे। ठीक है, ये 1992 में या आई थिंक 2002 या 2004 में हुए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मैथिली बाद में था, ये तीनों एक साथ थे, तो आंसर सिंपल है 1 2 3। सिंपल वो है जिन्होंने देखा होगा, नहीं तो ये वैसे मॉडरेट में क्लासीफाई करूंगा मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं मॉडरेट में क्लासीफाई करूंगा, क्योंकि पार्टी और इसके लीडर का हर एक को पता नहीं होता। पहला शायद आप लोगों को पता होगा, इन्होंने कश्मीर के लिए बहुत काम किया था, वहीं इनकी डेथ हो गई थी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। तो भारतीय जनसंघ के बड़े लीडर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पता है मुझे, ठीक है, पहला पता है, लेकिन बाकी में मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में लीव सच क्वेश्चंस। तो इसमें वैसे करेक्ट आंसर क्या है? बी, ओनली 2। कौन से ठीक है? आपका पहला ठीक है और आपका ये तीसरा ठीक है, ये वाले आपके करेक्ट हैं, बाकी नहीं है। जो आचार्य नरेंद्र देव थे आपके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 94। देखो ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहूँगा कॉमन सेंस से हो जाएगा, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। इमरजेंसी प्रोविजंस मैंने बताए हुए थे,
कौन से पार्ट में आते हैं वो बताया हुआ है। और बार बार हम कभी कभी ये म्यूनिसिपैलिटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हैं, वहाँ ये बताया हुआ है, तो ये वाला आप ठीक कर दोगे। और थोड़ा सा आप भी बेसिक्स हैं या शेड्यूल्स हैं, मैं आप बार बार बोलता हूँ शेड्यूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या सब्जेक्ट मैटर है सिर्फ इतना ध्यान रखो। तो इसका आंसर क्या है? सारे ठीक हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या है इसका? डी, 94 का डी। अब मैं बात करता हूँ 95th क्वेश्चन की। ये मैं इसको क्लासीफाई करूंगा, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन है और आपको हाथ भी मुंह नहीं लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन से। अगर आपको नहीं पता है तो सब्जेक्ट मैटर पता है आपको तो आप करो, नहीं तो नहीं करो। स्टेट लिस्ट में क्या है यार, इंटर स्टेट क्वारंटाइन यूनियन लिस्ट में आती है, मैं कहाँ तक सब्जेक्ट लिस्ट देखूंगा? तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी डालता है जो आपको छोड़ने हैं, तो 95 को मैं छोड़ दूंगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर ये सी ही है, ठीक है। ये इंटर स्टेट क्वारंटाइन है, यूनियन सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में। 96 ये मैं कई बार रिपीट किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीट किया है कि यूपीएससी ने ऐसे ये वाला क्वेश्चन दो बार पूछा हुआ ऑलरेडी, ये तीसरी बार पूछ लिया बहुत रिसेंट पास्ट में। तो राइट टू प्राइवेसी, देखो आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसमें बहुत सारे आर्टिकल है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, राइट टू हैव क्लीन एनवायरनमेंट है, तो उसमें बहुत सारे, जब आप लक्ष्मीकांत उठा के देखोगे उसमें देखोगे कम से कम 20-25 ऐसे राइट्स हैं जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड किए गए हैं। उनमें से एक है राइट टू प्राइवेसी, तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। बिल्कुल आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम इजी में क्लासिफिकेशन है इसका। 97 में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इसमें सिर्फ आपको इतना पता हो कि अगर ये CDS है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो मिलिट्री अफेयर डिपार्टमेंट के हेड की तरह काम करता है, उसकी ड्यूटीज़ में ये वाली बिल्कुल इंक्लूड नहीं है। टू एक्सरसाइज द मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विसेज चीफ, मिलिट्री कमांड नहीं देता, वो कोऑर्डिनेट करवाता है उन पर, ठीक है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात करता है, एडवाइस करता है, कमांड नहीं दे सकता मिलिट्री कमांड, ठीक है। वो तो किसका राइट है? जनरल का राइट है, एडमिरल का राइट है, या एयर चीफ मार्शल का राइट है, ठीक है। एयर चीफ मार्शल होते हैं वो। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन गलत है, आपको पता होना चाहिए ये भी, ठीक है। मैं इसको कॉमन सेंस में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो इसका आंसर है आपका डी, 1 और 3, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी। 98 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे लिया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, लोकल को एंगेज करने के लिए। ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टुवर्ड्स द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर जम्मू कश्मीर है, ऑपरेशन सद्भावना टू इंक्लूड एड्रेसिंग देयर बेसिक नीड्स, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑपरेशन सद्भावना। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, इसमें सीधा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। और 99 क्वेश्चन का देखें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने भी ये काफ़ी पहले पढ़ा हुआ था, यूपीएससी प्रिपरेशन से पहले पढ़ा हुआ था जनरल नॉलेज में, तो इधर यू नो इट इधर यू डोंट नो इट। तो कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट की जो दोनों के बीच में बॉर्डर है वो दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर मानी जाती है, ठीक है, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एथिक्स कमेटी का। ये सारे स्टेटमेंट, देखो मैंने एक मेंटर क्लासेस ली थी एक कोचिंग के लिए, वहाँ पर ये सीधे स्टेटमेंट मैंने कवर कराए थे, तो यहाँ पर मेरा 100 में ये तीनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। सॉरी, बिल्कुल करेक्ट नहीं, माय बैड, कि यहाँ पे ओनली ए मेंबर, देखो वहाँ पे मैंने क्लियरली बताया था कि एनी मेंबर वो लोकसभा में कंप्लेन कर सकता है, लेकिन उसको एमपी के थ्रू जाना होगा और एमपी एक एफिडेविट बनाएगा कि इन्फॉर्मेशन फॉल्स नहीं है या खराब नहीं है, ठीक है, ऐसी कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है, बट थ्रू एन एफिडेविट। अगर एमपी खुद करता है तो उसको एफिडेविट की जरूरत नहीं होती। तो ये सेकंड तो बिल्कुल गलत है आपका। तो आंसर आपका क्या होगा? 1 और 3, यानी पहले जो आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो सब जुडिस का क्या मतलब है कि ऐसे कोई मैटर जो जुडिशरी के अंडर हो, अभी ट्रायल चल रहा हो उन पे, तो ऐसे मैटर्स को ऑब्वियसली एथिक्स कमेटी नहीं लेगी, दे विल वेट फॉर द जुडिशरी टू टेक एक्शन ऑन दैट, क्योंकि अभी भी अंडर ट्रायल मैटर है, ठीक है। तो इट कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडिस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहला ठीक है। पहले एडॉक कमेटी बनाई गई थी, आई थिंक ये 2000 या 2002 में एक मैं बोल रहा हूँ बाला करके थे, स्पीकर थे, उन्होंने बनाई थी एडॉक कमेटी, एथिक्स कमेटी, ठीक है। तो आपका सेकंड रॉन्ग है, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? 100 में 1 और 3, ठीक है। तो हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैफे आइस के कुछ वीडियो ने आपको क्या हेल्प करी है और कहाँ से उनका मैं रेफरेंस वीडियो बनाऊंगा, और बहुत अच्छे कुछ इनिशिएटिव आने वाले हैं जो आपको मतलब एक अलग लीग में पहुंचा देंगे, और बहुत डिटेल्ड क्वालिटी और कंप्रहेंसिव वीडियोस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आपकी फुल प्रिपरेशन के लिए आने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे पहले कभी किसी वीडियो में इतने वीडियो डाल दिए मैंने कभी नहीं कहा आपको, मैं आप कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब
जिससे आपको लगातार आपको अपडेट मिलते रहे। तो बेल आइकन को भी प्रेस करो, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन नहीं जाते, पुश नोटिफिकेशन को ऑन कर लो आप, जिससे रेगुलर वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और आप प्रिपरेशन के फेज में आगे रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।